गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत अच्छे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप लोगों को मैं बहुत याद करती हूँ। आप लोग भी मुझे याद करते होंगे, मुझे विश्वास है। भले आप याद करो अथवा ना करो, लेकिन मैं आज आप लोगों को एक विशेष बात बताने के लिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, आप लोगों का एग्ज़ाम हिंदी का जो होती है, तो हिंदी में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे जो प्रश्न होते हैं वो मैं बताने के लिए आप लोगों को यहाँ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले बच्चों, जो प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी में, तो 3 क्लास से 10th क्लास तक के जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उस प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न होता है गद्यांश, जो कि हर क्लास के बच्चे से गद्यांश पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न में होता है गद्यांश, जो कि गद्यांश में सब जो आपको 5 या 6 लाइन के कुछ अपठित गद्यांश दे दिए जाते हैं। बहुत सारे पठित गद्यांश भी दिए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अपठित गद्यांश ही दिए जाते हैं, ताकि आपके दिमाग की कि आप अपना दिमाग कितना लगा पाओगे वो जानकारी हो सके। ठीक है ना? तो पहला जो प्रश्न होता है वो गद्यांश का होता है। उसमें 5 या 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, हो सकता है 8 भी प्रश्न पूछे जाए। तो 8 प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें से बोला जाता है कि आप इस प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो आपको उसमें से चुनकर, यानी उस जो वाक्य है उसमें से उस प्रश्न के उत्तर को ढूंढना होता है और आपको उस उत्तर को लिखना होता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न आता है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी आते हैं जिसमें जो गद्यांश आपको दी गई है उसी गद्यांश से ही रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए दी जाती है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो आपके जो साहित्य बुक होते हैं, साहित्य के किताब होते हैं, उसी किताब से आपको क्या करना होता है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होती है। यानी रिक्त स्थान की पूर्ति जो है वो आपके साहित्य के बुक से दिया जाता है। हो सकता है कि आपके बुक में बहुत सारा खाली स्थान है, खाली स्थान को पूर्ति करने के लिए जो क्वेश्चन दिए होते हैं वो दे दिया जाए। नहीं तो कहीं कहीं ऐसा भी क्वेश्चन हो जाता है कि मान लीजिए कि आपके दिमाग को मापने के लिए जो आपके लेसन होते हैं, पाठ होते हैं, उस पाठ के बीच से भी कोई प्रश्न को पूछ दिया जाता है और कहीं खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। जैसे आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे एक कहानी होती है जैसे कछुए और खरगोश की, जिसमें खरगोश ने कहा कि दोनों में रेस लग गया कि मैं दौड़ पाऊंगा पहले और मैं दौड़ पाऊंगा पहले। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न पूछ दिया गया, वो स्टोरी आप तो जानते हो, और यदि उस स्टोरी में आपसे पूछ दिया गया कि अच्छा कछुए और खरगोश में आगे जाकर जीत हुई, और उसके बाद बोल दिया गया किसकी किसकी जीत हुई, यानी कि खाली स्थान छोड़ दिया गया, तो उसमें आप खाली स्थान में क्या बोलोगे ना कि कछुए की जीत हुई। तो उसी प्रकार वो आपके दिमाग को मापने के लिए कुछ ऐसे रिक्त स्थान भी दिए जा सकते हैं। ठीक है। तीसरा होता है, तीसरा प्रश्न में ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि सही और गलत का ज्ञान। खरगोश ने कछुए से आगे जीत हासिल की, आपको सही या गलत का साइन देना है तो वो आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ कछुआ और खरगोश की बात नहीं हो रही है, ये आपके साहित्य बुक की बात हो रही है। ठीक है ना? तो मान लीजिए हो सकता है कि इसमें व्याकरण से भी पूछ दिया जा सकता है। ठीक है ना? यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या संज्ञा के भेद हैं। यदि संज्ञा के भेद हैं तो आप यस करोगे, और यदि नहीं है तो आप नो करेंगे, यानी कि कट का निशान करोगे। ठीक है ना? तो ऐसा होता है ना। तो इस प्रकार से आपसे कुछ प्रश्न आपके यानी हिंदी से भी, यानी साहित्य से भी, और या व्याकरण से भी पूछे जा सकते हैं, यानी ट्रू एंड फॉल्स में, यानी सही और गलत में। चौथा नंबर में क्या होता है, चौथा नंबर में आपसे विराम चिन्ह, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, माने जैसे जिस प्रकार से जैसे भी आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है। जैसे विलोम शब्द में पूछ दिया गया कि दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखें। विलोम शब्द के जगह पे विपरीतार्थक शब्द भी दिया जा सकता है, क्योंकि विपरीतार्थक शब्द का अर्थ ही होता है विपरीत अर्थ। ठीक है ना? उसके बाद फिर हो जाता है आपका समानार्थी शब्द। यदि समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं, यानी एक दे दिया जाएगा, कोई भी शब्द एक दे दिया जाए, जैसे अंश होता है, वंश होता है ना, अंश होता है, वंश होता है,
कर होता है, इस प्रकार से दे दिया जाए कि समानार्थी शब्द को आप दो दो समानार्थी शब्द को लिखें। फिर तीसरा में हो जाता है कि पर्यायवाची शब्द, तीसरा नहीं मतलब छठा नंबर में पर्यायवाची शब्द क्या है, किस कौन कौन से होते हैं, तो क्या होते हैं। तो पर्यायवाची शब्द में आप लोगों को 4 दे दिया गया, जैसे कमल दे दिया गया। पर्यायवाची शब्द में वृक्ष दे दिया गया, जिसको पेड़ बोलते हैं, है ना। तो आपको बोल दिया जाएगा कि दो दो आप पर्यायवाची शब्द लिखो या 3 पर्यायवाची शब्द लिखो। तो पर्यायवाची शब्द भी आपको पढ़ना होगा, थोड़ा सा मेहनत तो करना ही होगा बेटा, ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों का आता है, इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद देखिए यदि कोई भी डिफिनीशन हो, जैसे आपको पढ़ना है काल, अव्यय, कारक, क्रिया, तो इन सबों का जो परिभाषा होता है, उनके परिभाषा को बच्चों आप लोगों को मन ही मन लिख लिख कर याद करनी होती है। देखिए केवल इसको रट्टा मारने से आप याद तो कर लोगे, लेकिन कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए आप याद कर लोगे, लेकिन जब लिखने जाओगे ना तो वो चीज़ आपके गलत लिखाएगा। क्यों गलत लिखाएगा? क्योंकि आपको केवल याद करने का तो ज्ञान है, लेकिन जो लिख रहे हो तो लिखने में उसकी हर्षई क्या होने वाली है, दीर्घई क्या होने वाली है, और हिंदी में जो होता है, हिंदी में एक एक मात्राएं देखी जाती हैं, तो उससे भी आपका नंबर कट सकता है। इस वजह से आपको जो भी पढ़ो उसको लिख कर याद करो, ठीक है। तो ये हो जाती है आपकी परिभाषाएं याद करना, यानी परिभाषा जो है उसको याद कर लीजिएगा, और साथ ही साथ उसके उदाहरण भी, कि मान लीजिए पूछ दिया गया कि ठीक है कारक चिन्ह जो होते हैं, कारक चिन्ह में से कौन से कारक में लगता है। तो अब तो आप सोचोगे लो मैंने विराम चिन्ह पढ़ा है, मैंने कारक चिन्ह पढ़ा ही नहीं है, तो इसमें आप कंफ्यूजन में पढ़ सकते हो। मान लीजिए विराम चिन्ह में से आप लोगों को बोल दिया गया कि योजक चिन्ह किस में लगता है, तो उसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाती है, ये आप अपने से कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करना पड़ेगा आपको, और करिए, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आप लोगों को बता दिया कि पर्यायवाची शब्द तो मैंने बता दिया। हो सकता है विराम चिन्ह आ जाए, विराम चिन्ह में पूछ दिया जाए कि उद्धरण जो होता है चिन्ह, योजक चिन्ह जो होता है इसमें अधिबोधक होता है, और प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। तो ये सब जो चिन्ह होते हैं वो सब चिन्ह के बारे में पूछा जा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो होती है सबसे अंतिम क्षण में आता है, सबसे अंतिम प्रश्न में ज़्यादातर आते हैं कि अनुच्छेद लिखना और पत्र लिखना, अर्थात में ज़्यादातर आता है, ठीक है ना। या तो आप पत्र लिख सकते हो या तो अनुच्छेद लिख सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि पत्र अलग दे दिया जाए, अनुच्छेद अलग दे दिया जाए, ठीक है। तो इसलिए अब पत्र को जरूर से जरूर आप लोग, क्योंकि ये पत्र जो होता है वो छोटे से यानी 3 क्लास से 10th क्लास तक जरूर से आता है पत्र लिखना। तो पत्र एक बार याद कर लो, समझ लो, याद नहीं करो, समझ लो, तो वो जिंदगी भर के लिए आपके लिए हो जाएगा। आपको कहीं भी पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ सकती है, और मैंने आप लोगों को इससे पहले पढ़ा दिया है, एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि पत्र लेखन क्या होता है और पत्र कैसे लिखे जाते हैं। मान लीजिए जो पत्र आपने 2 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था कि औपचारिक और अनौपचारिक, बताया था ना। जो पत्र अनौपचारिक होते हैं, जो पत्र औपचारिक होते हैं, वो किसके किसके लिए यूज किए जाते हैं, किसके किसके लिए उपयोग किए जाते हैं, ये भी मैंने बताया था। कि एक पत्र माता पिता को पत्र लिखने के लिए, एक मित्र को पत्र लिखने के लिए, फिर अपने सगे संबंधी के पास पत्र लिखने के लिए पत्र लिखे जाते हैं, और एक जो होता है वो अपने प्रोफेशनल वर्क के लिए, यानी कि अपने प्रधानाचार्य महोदय को पत्र लिखने के लिए, या शिक्षिका को, जो शिक्षिका महोदया हैं उनको पत्र लिख कर देने के लिए, बैंक में जाते हो बैंक अधिकारी को देते हो पत्र लिखने के लिए, तो वो सब जो चीज़ हो वो एक पत्र लिखने का होता है। तो ये औपचारिक है अनौपचारिक है, वो मेरे अगले जो पहले वाले जो वीडियो है उसमें आप लोग देखकर समझ लीजिएगा, ठीक है। अब बनता है बच्चों पत्र लिखना, तो आप लोगों को, और सबसे पहली बात स्कूल में हो तो आप लोगों को जैसे कि कोई भी 2 तरह से 3 तरह से पढ़ाया जा सकता है और पढ़ाया गया होगा कि आप लोगों को पत्र कैसे किसके किसके पास लिखे जाते हैं और कैसे कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है ना। और यदि नहीं पढ़े हो तो एक बार मेरा वीडियो आप लोग देखकर समझ लेना। दूसरी, अब सबसे अंतिम में जो होता है वो आपसे या तो अनुच्छेद पूछे जाएंगे और या तो
निबंध पूछे जाएंगे, तो उसको आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से समझ लेना है। लेकिन हाँ, ध्यान पूर्वक इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद जो होता है वो कैसे, आप अनुच्छेद को कैसे जानोगे कि अनुच्छेद है ये और निबंध है। तो अनुच्छेद 4-5 लाइन में आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन निबंध जो होता है वो बड़ा होता है, यानी कि थोड़ा सा बड़े ये में लिखे जाते हैं। तो और यदि आप लोग देख कर ही भड़क जाते हो कि अरे अनुच्छेद आया है, अब अनुच्छेद में क्या लिखें, और आप लोग कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख डालते हो। नहीं, उसके जो टाइटल्स होते हैं, जो शीर्षक होते हैं, उसको देखो, समझो और उसको सरल भाषा में उसको लिखो। जितने सरल और सहज रूप से लिखोगे उतनी ही आप लोगों को अच्छे मार्क्स आएंगे और बहुत अच्छा लिख पाओगे, आप लोग अच्छे नंबर भी लाओगे बहुत। अब इसके लिए अब मैंने तो आप लोगों को थोड़े से ये बता दिया है कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके बाद आप लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएँ। जो यदि आप लोग पढ़ रहे हो और मेरी बातों को ध्यानपूर्वक रख कर यदि आपने एक बार इस चीज़ को ध्यान दे दिया तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं बच्चों। तब तक के लिए अब तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं और हमेशा रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। थैंक यू, बाय।